हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका की माँ सोना हाथों में झाड़ू लिए राधिका के कमरे में आती है और देखती है कि कमरे के हर तरफ गंदगी फैली है। कहीं खाली चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक की खाली कैन। मैले कपड़े आधे सोफे पर पड़े हैं तो आधे सोफे के नीचे, और राधिका मजे से बेड पर पसर कर सो रही है। ये सब देखकर सोना को गुस्सा आता है और वो झाड़ू से राधिका को मारते हुए कहती है, अरे नालायक, ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का। जरा हालत देख इसकी। तुझसे अच्छा तो घर का डॉगी शियो है, कम से कम जहाँ बैठता है सफाई तो रखता है। ओहो माँ, सुबह सुबह क्यों मार रही हो? आपको पता है ना मुझे सब कुछ ऐसा ही पसंद है, क्यों पीछे पड़ी हो? क्योंकि मैं एक सफाई पसंद माँ हूँ, पर तू मेरी गंदी औलाद। तेरा तो सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी नरक बना के रखा है कमरे को। माँ तो आप स्वर्ग बना दो, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर राधिका फिर से सो जाती है और सोना बड़बड़ाती हुई सारा काम करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर राधिका की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक शाम राधिका अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ सुनो ना, कहाँ हो? बोल क्या हुआ? माँ मेरा वो पीला वाला टॉप नहीं मिल रहा, आपने देखा कहीं? हाँ, धोने के कपड़ों में पड़ा है। ओहो, मुझे वो पहन के जाना था मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में। हाँ तो धोकर मशीन में सुखा ले, आधा घंटा लेट चली जाना। क्या माँ, कभी भी नहीं। आप बताओ कपड़े कहाँ पर रखे हैं गंदे वाले, मैं उसमें से निकाल लूंगी। ऊपर मशीन में ही पड़े हैं गंदे कपड़े। सोना की बात सुनकर राधिका जल्दी से जाकर मशीन में डले गंदे कपड़ों में से अपना येलो टॉप निकाल कर ले आती है और उस पर बढ़िया तरीके से परफ्यूम स्प्रे करती है और कुछ ही देर में वो जीन्स टॉप पहनकर रेडी हो जाती है और सोना के पास आती है। मम्मा देखो, लग रहा है ये टॉप कहीं से धुला नहीं है। आप बिना खामखा मेरी मेहनत करवा रही थी। मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर राधिका गोली की तरह घर से निकल जाती है। राधिका और सफाई दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। सोना भी अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गई थी, पर राधिका गंदगी फैलाना कायम रखती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और राधिका की शादी देव नाम के भले लड़के से हो जाती है। शादी के बाद भी राधिका की आदतों में कोई खास सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन देव राधिका से कहता है, राधिका यार, तुम क्या सारा दिन बीमारों की तरह बेड पर पड़ी रहती हो? भगवान ने जो हाथ पैर दिए हैं उनको हिला लिया करो थोड़ा। लो, हिला लिए हाथ पैर, तुम कहो तो पूरा घर हिला दो। राधिका, हाथ पैर हिलाने से मेरा मतलब घर का काम करने से था। अच्छा, और? हाँ, जरा कमरे की हालत देखो, क्या बना रखी है। इसे साफ करो। अलमारी में कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है, उन्हें सही करके रख दो। यार इतना सुख तो दो पत्नी होने का। ठीक है, शाम तक सब कर दूंगी। ठीक है, शाम को ही देखते हैं। इतना कहकर देव कमरे से बाहर चला जाता है और राधिका कमरे में चारों तरफ नजरें घुमा कर देखती है और खुद से कहती है, सब कितना मस्त तो है। देव बिना पता नहीं क्या चाह रहे हैं। सब कुछ ठीक है, फिर भी मुझे बोलते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। राधिका कपड़े धोती तो उन्हें ठीक से साफ नहीं करती, झाड़ू लगाती तो आधा कूड़ा बेड के नीचे और आधा सोफे के पीछे ही छोड़ देती। राधिका की इन्हीं सभी आदतों से उसकी सास चंदा बहुत परेशान हो जाती है और एक बार जब वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो ग्लास में फिल्टर से पानी भरती है। तभी वो देखती है कि ग्लास में साबुन लगा है, तो वो दूसरा ग्लास उठाती है तो उसमें भी साबुन लगा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते वो सभी ग्लासेस को देखती है, पर एक भी अच्छे से साफ नहीं था। तभी वो गुस्से में राधिका को रसोई में बुलाती है और राधिका वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? होना क्या है? अरे तू कैसे काम करती है? आधी गंदगी तो ऐसे ही छोड़ देती है। माँ जी क्या हो गया? ये देख, जरा भी कोई ग्लास साफ नहीं है, सब में साबुन लगा हुआ है। माँ जी इत्तू से साबुन है, इतनी बड़ी आप है, साबुन साफ कर लो और पी लो पानी। बहू तो पागल है क्या? समझ नहीं आता है तो इतना गंदा काम क्यों करती है? अरे कपड़े धोती है तो आधा सर्फ कपड़ों में ही छोड़ देती है, बर्तन धोती है तो साबुन का चिकनापन बर्तनों में ही छोड़ देती है। एक ही कपड़े को 2 दिन तक पहने रखती है और नाखून देख अपने कितने गंदे हैं, इनको काट ले। माँ जी क्या है,
आपका ये टेप रिकॉर्डर मुझे नहीं सुनना है। देखो, मुझे जैसा काम आता है मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। आपको मेरा किया काम पसंद नहीं आता तो खुद कर लो या नौकर रख लो। देख बहू, ये जो तू गंदगी में रहने का शौक पाल कर बैठी है ना, ये जरा भी सही नहीं है। खुद को और घर को और आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखना सीख जा, नहीं तो बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा तुझे इसका। जब होगा तब होगा। और हाँ, मुझ पर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले मुझे मेरी माँ समझाती थी, शादी के बाद आप और देव, लेकिन मुझ पर फर्क पड़ा नहीं ना, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखो कि मैं सुधर जाऊंगी। इतना कहकर राधिका बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, पर राधिका की आदतों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता। अब तो उसका गंदगी से इतना प्यार बढ़ गया था कि उसने नहाना और कपड़े बदलना तक छोड़ दिया था। वो हफ्ते या 15 दिन में केवल एक बार नहाती और कपड़े बदलती। चंदा और देव का उसकी इन हरकतों को देखकर बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दिन राधिका सो रही होती है, तभी उसे अपने बदन पर बहुत खुजली महसूस होती है और वो उठकर खुजली करना शुरू कर देती है। तभी उसे अपनी बदन पर चलती हुई छोटी छोटी जुएं नजर आती है और वो फट से उठकर शीशे के सामने खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे बदन पर जुएं, हाथ, मुंह, पैर, ये जुएं कहाँ से आ रही है? ये तो मेरे सर से आ रही है, मेरे पूरे बदन पर फैल रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत खुजली हो रही है। माँ जी, देव, मेरी मदद करो, इन जुओं को मुझसे दूर करो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। राधिका की आवाज सुनकर देव और चंदा कमरे में आते हैं और उसकी हालत को देखकर कहते हैं, बहू ये तो होना ही था। देख ले, अब तेरी गंदगी की वजह से जुओं ने न केवल तेरे सर में बल्कि तेरे पूरे बदन पर अपना घर बना लिया है। माँ जी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ आप जाओ, जल्दी नीम वाला पानी गर्म करो, मैं तब तक राधिका को गंजा करता हूँ, क्योंकि ये जुएं बहुत ज्यादा हैं, किसी शैम्पू से खत्म ही नहीं होंगी। देव के कहने पर चंदा जल्दी से नीम की पत्तियां डालकर राधिका के नहाने के लिए पानी गर्म करती है। देव भी जल्दी से राधिका के सारे बालों को ट्रिम कर देता है और उसके बाद उन बालों को जला देता है, जिसके बाद राधिका गर्म नीम के पानी से नहाती है और उसे राहत मिलती है। जिसके बाद राधिका कहती है, माँ जी, देव, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और सबक भी मिल गया है। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने आसपास घर की, खुद की पूरी सफाई रखूंगी, कभी कुछ गंदा नहीं करूंगी। इस तरह राधिका का गंदगी से रिश्ता टूटकर सफाई से नाता जुड़ जाता है। साथ ही देव और चंदा को भी ये सुनकर चैन की सांस आती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़े। ये हिम्मत मुझे आपने ही दी है माँ जी। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा किया ही क्या है मैंने तेरे साथ, जो तू ऐसा सुलूक कर रही है मेरे साथ? आपको सच में याद नहीं है कुछ भी, कि कैसे आपने मुझे हर छोटी छोटी बातों पर जलील किया है? उसे जलील करना नहीं कहते बहू, उसे घर के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के कुछ मूल नियम कहते हैं। मैंने अपने समय में अपनी सास की हर बात मानी थी। अच्छा, आपने की होगी अपने टाइम में ये सारी चीजें, पर मुझे करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? आने दे मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ उसे तू कितनी बदतमीज है। अरे आप क्या बताएंगे उन्हें तो मैं बताऊंगी ये सब। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शशांक आ जाता है और उन दोनों को ऐसे लड़ता देखकर उनसे बोलता है, क्या हो रहा है ये सब? बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, ये मुझ पर जुल्म कर रही है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसे हो सकता है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? हाथ तो आपने भी इसका पकड़ा हुआ है माँ। अब मैं किसे कसूरवार मानूं? आप ही बता दो सही कौन है और कौन गलत। आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कि कभी इन्होंने अपनी जबान से सच कहा होगा। देख रहा है ना बेटा, तू कैसी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। आप तो चलाती ही नहीं है जैसे कि। बस बहुत हुआ, जब से आया हूँ अपनी ही चलाई जा रही हो दोनों की दोनों। किसी ने ये भी सोचा है कि मुझे भूख भी लगी होगी या कुछ और बात भी हो सकती है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज आप खाना लेकर नहीं गए थे ना, बहुत भूख लगी होगी ना। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपकी बातों से ही अपना पेट भर लूंगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर निहारिका वहाँ से किचन में चली जाती है और शशांक के लिए खाना बनाने लगती है। उधर कौशल्या शशांक के कान भरने लगती है। वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मतलब क्या है माँ आपका? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे सिर्फ बातें बनानी आती है मेरे खिलाफ। देखा नहीं तूने कैसे जुबान चल रही थी अभी तेरे सामने? उस मामले में तो आप भी कम नहीं हो माँ। तो क्या हुआ, मैं सास हूँ उसकी, मेरा हक बनता है उस पर चिल्लाने का या कुछ भी कहने का। तो सुनने की भी ताकत रखिए ना माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उसे कैसी कैसी बातें बोलती होंगी। मैं कुछ कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता या मुझे किसी चीज की खबर नहीं रहती। ये तू क्या बोल रहा है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप रहने ही दो माँ। माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ निहारिका आती है और वो शशांक से बोलती है, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। ठीक है, और माँ का खाना? माँ जी का भी लगा दिया है, आप दोनों जाकर खाना खा लीजिए। और तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। भूख नहीं है या खाना बचा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है निहारिका, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, खाना नहीं बचा है ना? हाँ जी, नहीं बचा है खाना। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? अगर खाना खत्म हो गया है तो साफ साफ बोल दो कि तुमने सारा खाना हम दोनों को दे दिया। अगर मैं ऐसा बोलती तो माँ जी को बुरा लग जाता, इसलिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। देखा माँ, अब तो आप समझ गई ना कि निहारिका आपकी बात का कितना ख्याल रखती है। वो भले ही आपसे कैसे भी बात करे, लेकिन आपकी हर बात का पूरा सम्मान करती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मुझे सच में नहीं पता था कि बहू ऐसी है। अगर ये मेरी बात को इतना सीरियस लेती तो फिर मुझे इससे बहस ही क्यों करनी पड़ती? बहस ना करूँ तो क्या करूँ? जब देखो आप मुझे यही बोलती रहती हो, बहू पत्नी को हमेशा पति की झूठी थाली में खाना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। तो मैंने इसमें गलत ही क्या बोला? तू ही बता बेटा, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? मैं मानती हूँ इसमें ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं है, पर बाकी चीजों का क्या जो आप मुझे बोलती रहती हैं? कौन सी बाकी चीजें? मैं आपको याद दिलाती हूँ, लेकिन पहले आप दोनों खाना खा लीजिए, इन्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शशांक निहारिका से बोलता है, आओ तुम भी खा लो। नहीं नहीं, आप खा लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, तो चुपचाप खा लो। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ। फिर शशांक और निहारिका दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। उन्हें साथ में खाना खाता देख कौशल्या को बहुत खुशी होती है। फिर वो निहारिका से बोलती है, अब बता कैसा लग रहा है तुझे बहू? अच्छा लग रहा है माँ जी। देखा, मैं तुझे पहले ही कहती थी, पर तू ही थी जो मेरी बात को नहीं सुनती थी। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी, मुझे प्रॉब्लम है आपकी दूसरी चीजों से। कौन सी दूसरी चीजें? हाँ निहारिका, कौन सी दूसरी चीजें? अरे माँ जी वही सब जो आप मुझे हर वक्त बोलती रहती हो। लेकिन क्या? थोड़ा सही से तो बता, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों को बताती हूँ। फिर निहारिका उन दोनों को कुछ दिन पहले की बातें याद दिलाती है। वो शशांक से बोलती है, आपको याद है कुछ दिन पहले माँ जी मुझे कुछ करने से मना कर रही थी? हाँ मुझे याद है, लेकिन किस बात के लिए मना कर रही थी ये मुझे नहीं पता। वो मैं आपको बताती हूँ। माँ जी मुझे आधा लीटर दूध को 2 दिन तक चलाने के लिए बोल रही थी। अब आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है? हाँ यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अकेले रहने वाला इंसान भी 2 दिन तक आधा लीटर नहीं चला सकता, फिर हम तो 3 लोग हैं। माँ ये कैसे मुमकिन है, बताना जरा। बेटा मन में ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम उस आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो फिर वो 2 दिन तक चल जाएगा ना। फिर उस दूध को पीने का क्या मतलब रह जाएगा माँ? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा। और ये छोड़िए, मुझे माँ जी कह रही थी कि रात के 10 बजे के बाद सब्जी लेने जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती मिल जाती है। और नहीं तो क्या बेटा, तुझे तो पता ही है ना इस बारे में। मैंने तुझे रात में कितनी बार सब्जी लेने के लिए भेजा है। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि लेट होने के बाद जब हम बाजार सब्जी लेने जाते हैं तो कैसी कैसी सब्जियां मिलती हैं मंडी में, एकदम सड़ी गली और बेकार, इसलिए तो इतने सस्ते में मिल जाती हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे काम करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ही माँ जी को समझाते क्यों नहीं, मुझे ये सब करने के लिए ना कहा करें। हाँ माँ, आप इसे ऐसे क्यों बोलती हो? मत बोला करो। मैं इतने कम पैसे भी नहीं कमाता कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े। बात उसकी नहीं है, मैं तो बस बचत करवाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना आए।
बस और कोई बात नहीं है। बाकी तू कहता है तो मैं आज से बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा माँ कि आप कुछ भी ना कहें। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चीप बातें मत किया कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। वही तो, मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ, पर ये है कि सुनती ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं बहू को ऐसी कोई भी चीज करने के लिए नहीं कहूँगी। ठीक है माँ जी, चलिए अब खाना हो गया हो तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। वैसे भी आज बहुत बर्तन हो गए हैं। बहू, वो बर्तन धोने वाला साबुन थोड़ा कम इस्तेमाल करियो, जल्दी खत्म ना हो जाए। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रही मैं कुछ भी, जो तुझे करना है तू कर। ये हुई ना बात माँ। इसके बाद कौशल्या निहारिका को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती और साथ ही वो उसका हर अच्छी चीज में साथ भी देती। इससे शशांक भी खुश रहने लगा और उनके घर में अब किसी भी बात को लेकर लड़ाई या बहस नहीं हुआ करती और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज तेज रोशनी से पूरे मोहल्ले को उजागर कर रहा था, लेकिन दृश्या घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी कमरे में उसकी माँ कस्तूरी चाय लेकर आती है और बोलती है, दृश्या उठ, सुबह हो गई, पूरा मोहल्ला उठ चुका है, लेकिन तू अब तक बेसुध होकर सो रही है। अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो ना। दृश्या को ऐसे बोलता देखकर कस्तूरी जल्दी से उसके ऊपर का ब्लैंकेट हटा देती है और उसे झकझोरते हुए उठाती है और उसके बाद दृश्या बोलती है, लो उठ गई, अब मिल गई आपको शांति। ये ले चाय। अरे खाली चाय कैसे पीऊंगी, कोई बिस्किट, नमकीन, ब्राउनीज, अरे कुछ तो ले आओ। उसकी क्या जरूरत है? अरे माँ आपको पता है ना, मुझे उठने के साथ ही भूख लग जाती है। हाँ पता है, लेकिन तेरे इतना खाने का कोई असर तो दिखता नहीं। 10 जनों की खुराक तू अकेले खा जाती है, फिर भी दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही है। माँ अगर मैं थोड़ी पतली हूँ तो क्या आप रोज ऐसे ही मजाक बनाओगी? थोड़ी पतली? अरे जरूरत से बहुत ही ज्यादा पतली है तू, और तुझे देखकर मुझे चिंता हो रही है कि एक दिन कहीं तो छू मंतर ही ना हो जाए। माँ अब आप अपना भाषण बंद करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। इस तरह दोनों माँ बेटी का वार्तालाप खत्म हो जाता है, जिसके बाद दृश्या कॉलेज के लिए रेडी होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है, ओह शिट, इस ड्रेस में तो मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे ऐसा बनाने से तो अच्छा था कि तू मुझे गायब ही कर देता। कम से कम मेरे पतलेपन के खिल्ली तो ना उड़ाते सब। दृश्या जरूरत से काफी ज्यादा पतली थी। रेडी होने के बाद वो जल्दी से कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी सहेली रिचा और डायना उसका इंतजार कर रही होती है और दृश्या बोलती है, सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे दृश्या, तू रोज रोज यही बहाना क्यों करती है? तू चाहे ना तो 1 मिनट में कॉलेज पहुंच सकती है। वो कैसे? अरे यार, तेज हवा के झोंके से। बस फिर क्या, तू उड़ती फिरती हो यहाँ 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में मिलेगी। अच्छा डायना, तो तू एक काम करना, तेरा नाम तो डायन है ना? डायन नहीं, डायना नाम है मेरा। अरे क्या फर्क पड़ता है, डायना हो या डायन, एक जैसे ही लगते हैं ना सुनने में। एक काम कर, तू अपने ना जादू से मुझे मोटा कर दे, लेकिन उससे पहले तू अपने इस कद्दू जैसे मोटापे को थोड़ा कम कर ले। दिन पर दिन गुब्बारे जैसी फूलती जा रही है, किसी दिन ना तू फट जाएगी। अरे दृश्या, तेरा नाम तेरे पेरेंट्स ने क्या सोचकर दृश्या रखा है? दृश्या नाम तुझे सूट नहीं करता, क्योंकि तू तो अदृश्य होती जा रही है। देख कितनी सूखती सी जा रही है। यार रिचा, कुछ लोग ना ओझल होने के लिए ही बने हैं, जैसे ये सूखे कांटे जैसी दृश्या। सुनो, आगे से मुझसे पंगा मत लियो दृश्या, वरना मैं तुझे अपनी पावरफुल फूंक से उड़ाकर फेंक दूंगी। इस तरह तीनों हंसी मजाक करके कॉलेज क्लास को अटेंड करती है, जहाँ दृश्या अपने मन में बोलती है, डायना, आज तूने मेरा मजाक बनाया है ना, उसका तो मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन तीनों सहेलियां कॉलेज खत्म होने के बाद घर की तरफ आ ही रही होती है कि तभी रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और तीनों ग्रीन लाइट होने का वेट करती हैं। तभी दृश्या बोलती है, यार मैं और वेट नहीं कर सकती ग्रीन लाइट होने का, टाइम है तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। रिचा तू भी आजा। जरूरत से बहुत ज्यादा पतली होने के कारण दृश्या 2 गाड़ियों के बीच में से निकलकर फटाफट रोड क्रॉस करती है, जिसके बाद रिचा भी यही करती है और तभी डायना बोलती है, इन दोनों को क्या लगता है कि मैं ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकती?
अभी करके दिखाती हूँ, ज्यादा मोटी नहीं हूँ मैं। डायना जोश में आकर 2 गाड़ियों के बीच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने मोटापे और भारी शरीर के कारण वो बीच में ही फंस जाती है और चारों तरफ के लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ियों के बीच फंसी डायना हाथ देती हुई रोड क्रॉस करती है और रिचा बोलती है, अरे तू पागल है क्या? जब तुझे पता है कि तू इतनी मोटी है तो फिर क्या जरूरत थी सुपरमैन जैसे एक्शन करने की? खिल्ली उड़ गई ना तेरी। जैसी करनी वैसी भरनी, भैंस कहीं की। अब मेरा बदला पूरा हो गया। दृश्या को हंसता देखकर डायना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, देख रिचा, मेरा मजाक उड़ता देखकर कैसे इसके दांत निकल रहे हैं। अरे किसने कहा था मेरी नकल करने के लिए? देखा पतलेपन के कितने फायदे हैं। जरा सी जगह में से भी मैं आराम से निकल गई, लेकिन तू वहीं फंस गई। अब दोबारा ना ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना ऐसे ही मजाक बनता रहेगा। इस तरह तीनों अपने अपने घर चली जाती है और दृश्या जैसे ही अपने घर के दरवाजे के अंदर जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन चिंता उससे बोलती है, ओ सुखी सखी, तुहार अम्मा कहाँ है? आंटी जी, मेरा नाम दृश्या है। अरे ये का पहनी हो, ये तुम पर जरा भी नहीं जच रहा। अरे बिटिया, तनिक कुछ खा पी लिया करो। हम कह रहे हैं किसी दिन को न तेज तूफान आया ना तो तुमको उड़ाकर दूर ले जाए और फिर तुम्हार लापता होने के पोस्टर दीवार पे लग जाएंगे। इस तरह लगातार दृश्या को उसके पतलेपन के कारण मजाक का पात्र बनना पड़ता है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती है। जिसके बाद एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे जोरों की ठंड लगती है और वो अपने कबर्ड में से एक साथ 2-4 स्वेटर निकालकर पहन लेती है और शीशे के सामने खुद को देखकर बोलती है, ओ तेरी, आज मैं मोटी लग रही हूँ। मेरा पतलापन बिल्कुल नहीं दिख रहा। माँ को जाके दिखाती हूँ। दृश्या जल्दी से नीचे आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना मेरी तरफ। माँ, अरे वाह बेटा, आज तो तू कुछ हद तक दिख रही है, लेकिन ऊपर तूने इतने सारे कपड़े पहने पर तेरे पैर कितने पतले नजर आ रहे हैं, जैसे कि पोलियो हो गया हो। इसका भी इलाज है मेरे पास। दृश्या जल्दी से कमरे में आकर अपनी अलमारी से 3 जैगिंग निकाल कर पहन लेती है, जिसके बाद वो खुद को बोलती है, आज तो मैं कुछ हटके दिख रही हूँ। क्या हुआ अगर थोड़े कपड़े ज्यादा पहन लिए तो? कोई नहीं, ठंड भी तो है ना। इस तरह दृश्या एक बार में ढेर सारे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेली एक बार फिर से उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, अबे ये क्या कारनामा करके आई है? पूरे मोहल्ले के कपड़े अकेले ही पहन लिए क्या तूने? छोड़ ना यार, अच्छा ही है। कम से कम इसकी ये 206 हड्डियाँ आज गिनती में तो नहीं आएंगी और आज ये सूखी की जगह हरी भिंडी लग रही है। दोनों उसका मजाक उड़ा ही रही होती है कि तभी दृश्या बोलती है, वो मुझे आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए। तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? भी पहन लो। इतना बोलकर दृश्या क्लास में चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक साहिल नाम का लड़का बोलता है, ये इतने सारे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो मैडम? लगता है पूरे दुनिया की ठंड तुम्हें ही लग रही है। रुको तो जरा गिनती तो करने दो कितने कपड़े पहने हैं। अरे कहो तो कंबल ले आऊं अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो। दृश्या उसकी बातों को अनसुना करके जल्दी जल्दी चलने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता है और दृश्या हर रोज अपने पतलेपन को छुपाने के लिए जरूरत से काफी ज्यादा गिनती में कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती। और एक दिन जब वो अपने कॉलेज से घर आती है तो उसकी पड़ोसन चिंता एक बार फिर उसे बोलती है, अरे का बात दृश्या, 2-4 दिन में तू तो एकदम मोटी हो गई। अच्छा ये सब कपड़ा काहे पहनी हो रे? तुमको ज्यादा जाड़ा लग रहा है या तुहार मम्मी पापा ने कपड़े का दुकान खोल लिया है? अरे चिंता आंटी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पतली दिखती हूँ तो आप मेरा मजाक बनाती हैं, मोटी दिख रही हूँ तो भी आप मेरा मजाक बना रही हैं। अरे आपको मजाक बनाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अपने काम में ध्यान दीजिए। ओ दादा रे, काहे खिसियानी बिल्ली की तरह पड़ रही हो बिटिया? अच्छा तुमको जाड़ा लागत है तभी तुम इतने कपड़े पहनी हो। अरे कोनो डॉक्टर, वैद्य, किसी घरेलू नुस्खे को आजमा लो, तुम मोटी हो जाओगी। इतना बोलकर चिंता वहाँ से चली जाती है और दृश्या फटाफट अपनी माँ से पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है
और अपने पतलेपन की पूरी समस्या बताती है, जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, मिस दृश्या, इट्स नॉर्मल, आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटा होना है तो ये सभी डाइट्स फॉलो करनी होगी। इससे आप 2-3 महीने में इस पतलेपन से थोड़ी मोटी हो जाएंगी। दृश्या घर आकर डॉक्टर की बताई सलाह के अनुसार फ्रूट, नट्स, बॉइल्ड आलू, घी, शहद आदि सब खाती है और अपने वेट को हर वीक चेक करने लगती है। गुजरते समय के साथ दृश्या का वजन बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे अपने जरूरत से ज्यादा पतलेपन की समस्या और ढेरों कपड़े पहनने की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और वजन बढ़ने के बाद दृश्या अपने नाम की तरह ही सभी को दूर से दिखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।